मैं यहां आया आपसे कुछ बातें कहने के लिए और कुछ गंभीर बातें कहना चाहता हूं। हालांकि इस देश में अब परंपरा टूट गई है गंभीर व्याख्यानों की, गंभीर भाषणों की। आजकल इस देश में जिस तरह के भाषण होते हैं वो भाषण मुझे लगता नहीं कि इस देश को कोई दिशा दे पा रहे। गंभीर बातें होती नहीं हैं, न समाज में हो रही हैं, न पार्लियामेंट के अंदर हो रही हैं। जिनको देश की दिशा देनी चाहिए वो दिशाहीन हो गए हैं। तो दिशाहीन लोग कभी समाज को दिशा नहीं दे पाते। मेरे जैसे आदमी को इस काम में लगना पड़ा, ये मैं बहुत खुशी से नहीं लगा हूं। देश की परिस्थितियां, देश के हालात, बढ़ते हुए इस देश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, बढ़ती हुई गुलामी, टूटता हुआ समाज, शक्तिहीन होता हुआ समाज, बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, ये तमाम बड़े कारण हैं जिन्होंने मेरे जैसे नौजवान को बहुत अंदर से परेशान किया है। और उस परेशानी में ही मैं इस काम में लगा हूं। मेरे सोचने का ढंग थोड़ा फर्क है। किसी भी समस्या के बारे में मैं जब विचार करता हूं तो थोड़ा गहरे जाता हूं उस समस्या में। उसका शायद एक कारण यह भी हो सकता है कि मैं विज्ञान और तकनीकी का विद्यार्थी रहा और आज भी हूं। तो विज्ञान और तकनीकी का विद्यार्थी होने के नाते किसी भी समस्या की समाधान तलाशने के लिए उसके जब तक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझ नहीं लेता तब तक मुझे वो समस्या समझ में नहीं आती। इस देश में वर्तमान में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को भी मैंने वैसे ही समझने की कोशिश की है। और इस देश की परेशानियों को समझने के लिए पिछले कुछ वर्षों में मैंने लगभग 20,000 से ज्यादा दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, लंदन के। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स हैं। दुनिया के तमाम दूसरे देशों की लाइब्रेरीज और आर्काइव्स से निकाले गए डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान की आर्काइव्स से निकाले हैं मैंने, और उनके आधार पर जो मेरी समझ बनी है वही आपसे शेयर करने आया हूं। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और विनम्रता से यही कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं गलत लगे तो आप जरूर मुझे सुधारने की कोशिश करें। ये एक बड़ा अभियान है, देश का काम है जिसमें मैं लगा हुआ हूं, और अगर मुझसे गलती होगी तो सारे देश को उसका नुकसान सहन करना पड़ेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी गलतियों को सुधारें। देश आजाद हो गया है और आजादी के 50 साल पूरे हो गए। सारे देश में राजनीतिक स्तर पर एक जश्न जैसा माहौल है, हालांकि उसकी आत्मा मरी हुई है। और माहौल इस तरह का है कि हम तो आजाद हो गए हैं, 50 साल पूरे हो गए हैं, ये देश गणतंत्र हो गया है। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी उस दिन 15 अगस्त माने 14 अगस्त की रात 1997 को आपने जो कुछ देखा वो देखा ही होगा। आजादी का एक बड़ा मेला सा मनाया गया। इस देश में आजादी के जश्न मनाने की भी कुछ ऐसी परंपराएं पड़ रही हैं, जैसे उदाहरण के लिए इस देश में आजादी का जश्न मनाने के लिए अमेरिका से एक संगीतज्ञ आ गया था, यानी। तो हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाने के लिए अमेरिका से संगीतकार बुलाया जाता है, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। उस यानी को हिंदुस्तान की आजादी के बारे में क्या समझ है और कितनी समझ है, और साथ ही साथ उस यानी को संगीत की कितनी समझ है जो मेरे देश में चलता है और बजाया जाता है। फिर एक दिन मैंने सुना, अखबारों में पढ़ा कि हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाने के लिए अमेरिका की एक नाटक कंपनी आई, उसका नाम था पॉल टेलर की कंपनी। तो पॉल टेलर की कंपनी हिंदुस्तान के 10-12 शहरों में नाटक करती थी, और पॉल टेलर जो है उस नाटक के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी और उसने क्या क्या किया था। वो कोशिश करते थे हिंदुस्तान की आजादी का इतिहास बताते, लेकिन उसी दृष्टि से कोशिश करते थे जैसे अमेरिका वाले
हिंदुस्तान को देखते हैं, भारत को देखते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान की आजादी के जश्न के जितने कार्यक्रम हो रहे हैं वो सब विदेशी कंपनियों द्वारा स्पॉन्सर हो रहे हैं। माने जिन विदेशी कंपनियों के कारण इस देश की आजादी चली गई थी, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के कारण इस देश की आजादी चली गई थी, अभी उन्हीं देशों की कंपनियों को हमारे देश की आजादी से इतना प्यार कैसे हो गया। टेलीविजन पे रात दिन विज्ञापन आप देखिए तो जितने विज्ञापन हिंदुस्तान की आजादी के कार्यक्रम के आते हैं वो सब विदेशी कंपनियों द्वारा प्रायोजित किए हुए होते हैं। तो ये कुछ विद्रूपताएं हैं, ये कुछ विडंबनाएं हैं इस देश की। और इसी विडंबना के बीच में मेरी बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आजादी के 50 साल पूरे हुए हैं, हम कहां आ गए हैं और हुआ क्या है पिछले 50 साल में। पिछले 50 साल में जो कुछ इस देश में हुआ है उसको अगर ठीक से समझना हो मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए, तो मैं हिंदुस्तान के पिछले 500 साल को भी समझना चाहता हूं कि पिछले 500 साल इस देश में क्या हुआ है। और पिछले 500 साल इस देश में जो कुछ हुआ है अगर वो समझ में आ जाएगा तो अभी जो कुछ चल रहा है वो भी आपके समझ में आ जाएगा। और मैं मेरी बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि इस देश में कोई आजादी आई नहीं है और इस पर ताली बजाने की जरूरत नहीं है। यह मेरे दिल का दर्द है। इस देश में कोई आजादी आई नहीं है। यह देश अभी भी उतना ही गुलाम है जितना कि अंग्रेजों के जमाने में था। और कई बार मैं इस बात को एक कदम आगे जाके कहता हूं कि यह देश इस समय अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा गुलाम है। देश की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा गुलाम हैं। तो प्लानिंग के 3 चरण निर्धारित किए गए हैं। पहला चरण यह है, सबसे पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खलास किया जाए। और जो बात चल रही है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो बात यह चल रही है कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को कॉलेप्स करा दिया जाए। और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम जब कॉलेप्स हो जाएगा तो हिंदुस्तान के व्यापारी, हिंदुस्तान के उद्योगपति, हिंदुस्तान के पूंजीपति सब खलास हो जाएंगे। और ये व्यापारी, पूंजीपति और उद्योगपति अगर खलास हो जाएंगे हिंदुस्तान में तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का माल हिंदुस्तान के गांव-गांव में बिकने लगेगा। और इस डिबेट को चलाते हुए विल्बरफोर्स कह क्या रहा है, एक मजेदार बात आज आप देख रहे हैं जो चल रहा है उसका कंपैरिजन मैं कर रहा हूं। विल्बरफोर्स कह रहा है कि हमको हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करना है। तो एक एमपी पूछता है उससे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड? तो विल्बरफोर्स कह रहा है कि फ्री ट्रेड का माने ब्रिटिश गुड्स का हिंदुस्तान के गांव-गांव में बिकना, ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटेन के माल का हिंदुस्तान के बाजारों में भर जाना और ब्रिटिश के माल का, ब्रिटेन के माल का हिंदुस्तानी लोगों द्वारा ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करना, उपभोग करना, यह है फ्री ट्रेड। इसके सेकंड पार्ट में एक बात और कह रहा है विल्बरफोर्स, फ्री ट्रेड की व्याख्या करते हुए सेकंड पार्ट में यह कह रहा है कि यह जो फ्री ट्रेड चलेगा इसमें एक चीज और होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है जो इंग्लैंड में नहीं है। जैसे कॉटन का रॉ मटेरियल है, स्टील के ओर्स हैं इस देश में, आयरन ओर बहुत अच्छा है और भी तमाम तरह के रॉ मटेरियल हैं। तो वो कह रहा है कि कुछ इस तरह का फ्री ट्रेड चलना चाहिए कि जिससे हिंदुस्तान का सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन में आना शुरू हो जाए और उस रॉ मटेरियल के लिए हमको एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़े और उस रॉ मटेरियल से हम फिनिश प्रोडक्ट बनाएं और वापस इंडियन मार्केट में ले जाकर बेचें। तो जब ये डिबेट कंक्लूड हो रही है तो उस डिबेट को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। और वो पॉलिसीज क्या बन रही हैं? पहली पॉलिसी बनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर इशू किया गया है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई है तो 20-20 साल के चार्टर उसको दिए जाते हैं। पहला चार्टर 1601 में मिला है, फिर दूसरा चार्टर 1621 में मिलता है, फिर इस तरह से 20-20 साल से चार्टर दिए जाते हैं। चार्टर माने अधिकार पत्र।
तो इस तरह से 1813 की ये डिबेट जब कंक्लूड हो गई है तो ईस्ट इंडिया कंपनी